देखिए बेटा, कल हमने ये बात डिस्कस की थी कि आइंस्टाइन के मुताबिक एनर्जी को इनर्शिया होती है। अब ये जो इनर्शिया होती है किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? मास। इसका मकसद है कि मास को एनर्जी की प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लाइट तो ड्यूअल नेचर है। लाइट के ड्यूअल नेचर होने का मतलब ये कि लाइट को पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और लाइट को वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो जब लाइट को वेव वाली प्रॉपर्टीज भी हैं और पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज भी हैं, तो आप देखते हैं कि पेयर प्रोडक्शन के अंदर जो लाइट वेव होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पार्टिकल। और एनिलेशन के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वेव के अंदर। तो जब ये वेव की प्रॉपर्टीज पार्टिकल के पास आती है और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज वेव के अंदर आती है, इनको इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह से अगर एनर्जी को इनर्शिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी को मास की प्रॉपर्टी है, तो आप ये भी कहेंगे कि फिर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस, कि अगर एनर्जी को इनर्शिया है तो इनर्शिया इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी, inertia is property of mass but associated with the energy। आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि inertia is property of mass which is associated with energy। ठीक है, आप ये नहीं कहते कि लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, बट पार्टिकल प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद द लाइट। ठीक है, लाइट एक वेव है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज उसके साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह से हम ये नहीं कहते इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, बट जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वेव प्रॉपर्टीज उसके साथ एसोसिएटेड होती है। बहुत बड़ी पॉइंट बोहर ने कही थी। बोहर ने जो सबसे बड़ी पॉइंट कही थी वो ये कही थी कि रेडियाई जो होते हैं ना वो क्वांटाइज्ड होते हैं। ये समझे बंदा बहुत बड़ी पॉइंट थी जो बोहर ने कही थी, और ये बहुत ज्यादा डिस्कवरीज का ये पॉइंट सबब बनी। ठीक है, जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे बोहर की थ्योरी को। तो जिस तरह से बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा एटम के अंदर अराउंड न्यूक्लियस तो वो स्टेशनरी वेव्स बनाएगा, तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन वेव है, इसका मकसद है कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती है। इसी तरह से अगर एनर्जी है इनर्शिया, इसका मतलब ये नहीं कि इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ द मास एंड एसोसिएटेड विद द एनर्जी। और इसका मतलब है कि ये एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल है। आइंस्टाइन ने इसकी इक्वेशन भी दी। और इसके बाद हम ये भी कहते हैं कि मास इज फ्रोजन एनर्जी, के अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि मास एनर्जी की एक किस्म ही है। जब एनर्जी फ्रीज हो जाती है समझे वो मास बन जाती है। जैसे वाटर होता है ना, जब फ्रीज होता है तो आइस बन जाती है। इसी तरह से समझेंगे जब एनर्जी फ्रीज होती है ना तो वो मास होती है। मीन्स जो फ्रीज किया हुआ मास है ना वो क्या होता है? एनर्जी है। मीन्स एनर्जी और मास एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, इसके बाद जो होता है बेटा तीसरा कॉन्सिक्वेंस होता है। तीसरा कॉन्सिक्वेंस कौन सा होता है बेटा? टाइम डायलेशन बेटा।
टाइम डायलेशन होता है। टाइम डायलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मैं पहले पॉइंट्स लिखता हूँ फिर इसको डिस्कस करते हैं। टाइम ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मकसद है टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। clock in moving frame run slower, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है T = T नॉट 1 - v²/c²। अब ये मेन पॉइंट मैंने लिखी है। अब ये टाइम चेंज क्यों होता है, इसके जो है वो रीजंस में नहीं जा रहे, साइमल्टेनिटी को डिस्कस नहीं कर रहे। जिस तरह से मास का हमने एक रीजन डिस्कस कर लिया कि मास इंक्रीज क्यों होता है, उसके पीछे वजह कौन सी है, एनर्जी एज इनर्शिया। जब कोई भी बॉडी फास्ट से फास्ट मूव करती है उसकी एनर्जी बढ़ती है, मतलब उसकी इनर्शिया बढ़ती जाती है। अब ये टाइम के अंदर फर्क क्यों आता है, इसके पीछे रीजन में नहीं जाते, उसकी मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्यों होता है उसको डिस्कस नहीं करते, जो ये पॉइंट्स आपके बुक में दी हुई है इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात ये कि टाइम जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, और टाइम में एब्सोल्यूट नहीं है। इन द रिलेटिविटी ऑफ गैलीलियो एंड न्यूटन, गैलीलियो और न्यूटन की भी रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी सिर्फ आइंस्टाइन की नहीं है, न्यूटन और गैलीलियो की भी रिलेटिविटी थी। उनकी ये थ्योरी वहां से आ रही है। ये थ्योरी सिर्फ आइंस्टाइन के पास नहीं थी, ये थ्योरी बहुत अरसे से ये आ रही थी। तो न्यूटन और गैलीलियो की रिलेटिविटी में टाइम एब्सोल्यूट चीज था, और ये माना जाता था कि टाइम की मेजरमेंट जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी है उसमें टाइम जो होता है वो इस तरह से डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं वही एग्जाम्पल लेता हूँ जिसके अंदर इन्हीं पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सपोज करें कि वही ट्रेन वाला किस्सा है बेटा, ये ट्रेन है और इसके अंदर आप कह लें कि यहाँ पे एक वाल कलॉक है बेटा, और इस वाल कलॉक के अंदर इस तरह से ये पॉइंटर लगे हुए हैं, ठीक है। और एक वाल कलॉक जो होता है बेटा यहाँ पे अर्थ पे है बेटा, ठीक है। और एक ऑब्जर्वर जो है बेटा, ऑब्जर्वर ए भी अर्थ पे, ऑब्जर्वर अर्थ पे बेटा। एक कलॉक जमीन पे, एक कलॉक किस पे बेटा, ट्रेन पे। अब सपोज करें ये यहाँ से एक बाल थ्रो किया जाता है जो इस तरह से ऊपर जाता है और फिर ये नीचे आता है, ठीक है। इसके टाइम की मेजरमेंट दो वाल कलॉक में की जा रही है। एक वाल कलॉक यहाँ से ऊपर जाने और नीचे आने का टाइम जमीन पे मेजर कर रहा है। एक वाल कलॉक कहाँ पे कर रहे हैं, ट्रेन में वाल कलॉक पड़ा है, वो भी टाइम की मेजरमेंट कर रहा है। ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर अर्थ पे। अब इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये कलॉक रेस में है और ये कलॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सपोज करें कि ये ट्रेन जा रही है, थोड़ी देर के बाद ये ट्रेन इस तरह से मूव कर रही है और ट्रेन की स्पीड इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई है। थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ से बाल ऊपर गया, ये बाल नीचे आया। इस ए ने इन दो कलॉक की हेल्प से टाइम मेजर किया। तो जो टाइम ये कलॉक मेजर करेगा, ठीक है, जो टाइम ये मेजर करेगा बेटा, ठीक है,
ये जो कलाक होगा बेटा, ये इस तरह से इसका टाइम होगा और ये इसका टाइम होगा, दो टाइम होंगे, एक टाइम मेयर्ड बाय द कलाक ऑन द अर्थ और एक टाइम मेयर्ड बाय द कलाक। ठीक है, ये जो होता है बेटा, ये जो इसका स्ट्रिंग का जो कलाक होगा, अब दोनों में फर्क आएगा। सपोज करें कि ये कलाक जो होता है ये 2 सेकंड मेयर करता है। सपोज करें ये मेयर करता है कलाक के अंदर कि ये 2 सेकंड में काम हुआ, और ये क्या मेयर करेगा, ये मेयर करेगा, ये 2 सेकंड से कम मेयर करेगा या ज्यादा मेयर करेगा, 3 करेगा या 1 करेगा। मूविंग क्लॉक रन स्लोअर, ये ऑब्जर्वर है ना, इसके हिसाब से ये क्लॉक इसमें रेस्ट में, ये क्लॉक इसमें मोशन, तो इसके लिए जो टाइम होगा ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 सेकंड। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं प्रॉपर टाइम, T0। वो टाइम जो ये इवेंट कहां पे हो रहा है बेटा, ट्रेन में, और जो क्लॉक ट्रेन में उसका जो मेयरमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, T0। और वो क्लॉक जो होता है जो जमीन पे, उसको हम क्या कहते हैं, T। तो ये जो होता है बेटा T इज इक्वल टू T0 अंडर रेडिकल 1 माइनस T स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, अब अगर कोई मॉडरेट स्पीड है, अगर हमारे पास मॉडरेट स्पीड है बेटा, मॉडरेट स्पीड के लिए जो बेटा होता है अंडर रेडिकल 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 होता है, देयरफॉर टी इज इक्वल टू T0। टाइम पे कोई भी फर्क नहीं आता मॉडरेट स्पीड और हायर स्पीड पे बेटा, एट हायर स्पीड बेटा, एट हायर स्पीड बेटा अंडर रेडिकल 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाता है बेटा लेस देन 1, देयरफॉर बेटा जो t होता है वो ग्रेटर देन T0 होता है। टाइम जो होता है बेटा ये इस तरह से हो जाता है। अब देखिए, सपोज करें इसी प्रोसेस को हम रिवर्स करें, ये बॉल जमीन के ऊपर थ्रो करें। ठीक है, अगर जमीन के ऊपर थ्रो करेंगे तो, और ये ए अगर ट्रेन में चला जाए, ए ट्रेन में बैठा हुआ है और ये जो बॉल है ये जमीन पे थ्रो करते, तो कौन सा क्लॉक स्लोअर होगा। जैसे ये होता है, ये कंडीशन आ जाए कि ये ट्रेन है, ये ए जो है ट्रेन में है और ये बॉल जमीन के ऊपर थ्रो किया हुआ है, तो क्या होगा, ए का जो क्लॉक होगा वो उसके हिसाब से ये जो मूविंग क्लॉक ऑफ जमीन वाला होगा, जमीन वाला स्लो होगा, और जो होता है ये वाला क्लॉक जो होगा ये क्या हो जाएगा, इस तरह से जो है वो इसका फास्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर जब हम ट्रेन में जाएंगे ना तो हमें जमीन वाला जो क्लॉक होगा वो मूव करते हुए महसूस होगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि इस तरह से जो है वो आप उसको देख सकते हैं। और एट स्पीड ऑफ लाइट बेटा, एट स्पीड ऑफ लाइट बेटा, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर टाइम जो होता है वो इनफिनाइट हो जाता है, मीन्स टाइम रुक जाता है। तो जब कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से जाती है तो उसके अंदर जो वाल क्लॉक होता है, टाइम जो होगा वो रुक जाएगा। तो इस तरह से आप कहेंगे, इसको हम कहते हैं टाइम डायलेशन। इसके बाद आखिरी कॉन्सिक्वेंस है बेटा इसका, जिसको हम कहते हैं बेटा लेंथ कॉन्ट्रिक्शन, जिसको हम कहते हैं बेटा लोरेंट्ज़ कॉन्ट्रिक्शन। लोरेंट्ज़ कॉन्ट्रिक्शन का मकसद है बेटा कि लेंथ of an object decreases in the direction of
मोशन बेटा। ठीक है, इस तरह से आप कह लें कि सपोज करें इस तरह से हमारे पास इस तरह से एक ट्रेन है और ट्रेन के अंदर इस तरह से बेटा एक रॉड पड़ी है, इसकी लेंथ एल है और ये ऑब्जर्वर ए है, एक ऑब्जर्वर बी जमीन पे है। अगर ये ट्रेन इस तरह से मूव करेगी ना बेटा, तो इस रॉड की लेंथ इसके लिए ए के लिए जो होगी उसको एल नॉट कहा जाता है। और जैसे ये ट्रेन ज्यादा मूव करेगी तो यहाँ से रॉड की लेंथ कम होना शुरू होगी और ये भी महसूस करेगा कि इसकी रॉड की लेंथ कम हो रही है। ए को कुछ भी नहीं होगा, ए को लेंथ चेंज महसूस नहीं होगी। लेंथ चेंज किसको महसूस होगी? बी को। और ये बी महसूस करेगा कि इसकी लेंथ कम हो रही है और ये जो लेंथ होगी इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और लेंथ जो हमेशा डिक्रीज होती है बेटा वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। अगर ये पेन है, ये इस तरह से मूव कर रही है तो लेंथ यहाँ से डिक्रीज होगी, यहाँ से नहीं होगी। अगर ये इस तरह मूव कर रही है तो लेंथ यहाँ से डिक्रीज होगी, यहाँ से डिक्रीज नहीं। और एट मॉडरेट स्पीड मॉडरेट स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता लेंथ सेम रहेगी। एट हायर स्पीड लेंथ डिक्रीज, लेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती है। एट स्पीड ऑफ लाइट बेटा, एट स्पीड ऑफ लाइट लेंथ बेटा 0 बन जाती है। जब कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से जाएगी तो लेंथ जो होगी वो क्या बन जाएगी बेटा? 0 बन जाएगी। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्वेश्चन का इंशाल्लाह कल जो है वो हम डिस्कस करेंगे लिविंग बॉडी रेडिएशन का। ठीक है, तो कल